Now we have a question. A convert into A2 positive plus 2 electron and its E naught value is A2 positive and SOP standard oxidation potential is 0.5 volt and D2 positive plus 2 electron to form B. This is the reduction half equation and this is oxidation half equation and this is the reduction potential SRP. It represents the B2 positive converted into B, so it is the representation of standard reduction potential. So SRP of this reduction half equation is 0.3 volt. So we have to calculate the E naught cell. E naught cell हमें निकालना है. हम पढ़ रहे हैं कि जो E जो है या E सेल जो है वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि दो रिएक्शन को जोड़ के हम तीसरी रिएक्शन की E नोट वैल्यू उन दोनों, अब दो रिएक्शन को जोड़ के तीसरी रिएक्शन लिखेंगे तो तीसरी रिएक्शन की जो E नोट वैल्यू होगी वो दो रिएक्शन की E नोट वैल्यू के सम के इक्वल नहीं होगी. बट यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, अगर एक रिएक्शन हमें ऑक्सीडेशन दे रखी हो एक रिडक्शन, तो एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन को जोड़कर हम क्या करेंगे, जो तीसरी रिएक्शन लिखेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, उसकी जो ई नोट वैल्यू आएगी या सेल पोटेंशियल आएगी वो तो दोनों की सेल पोटेंशियल दोनों की ई नोट को हम जोड़ के ही निकालेंगे ना. जैसे कि ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, एसओपी एन नोट प्लस एसआरपी कैथोड. ये देखो हमने क्या किया, इनको ऐड किया. एसओपी एनोड, हमें एसओपी एनोड दिया है, एनोड हमारे पास ये है और इसकी एसओपी वैल्यू दी है ये 0.5 वोल्ट दी है. और यहाँ पर एसआरपी कैथोड की एसआरपी वैल्यू भी दी है 0.3 वोल्ट. तो हमारे पास ई नोट सेल जो है वो आ गई 0.8 वोल्ट. तो अगर हमें एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन दी गई है तो दोनों को जोड़ेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन आएगी. उस रेडॉक्स रिएक्शन की जो ई नोट वैल्यू आएगी वो दोनों की ई नोट वैल्यू के सम के या डिफरेंस के इक्वल आएगी. मतलब ये सम या डिफरेंस के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी. बट ये यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये जोड़ के नहीं आई. इसको हम इसी न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, डेल जी वैल्यू से निकालेंगे. डेल जी वैल्यू तो हम इसकी पहले नेट रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं. नेट रेडॉक्स रिएक्शन दोनों को जोड़ देंगे. A प्लस B2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट. उधर क्या बन गया, A2 पॉजिटिव प्लस क्या बन गया, B. तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास इसकी जो डेल जी वो मान ली हमने डेल जी 1, इसकी डेल जी 2 और इसकी आगे डेल जी 3. तो डेल जी 3, जो डेल जी 3 है वो क्या हो जाएगी, डेल जी 1 प्लस डेल जी 2. डेल जी नोट निकालोगे तो डेल जी नोट 1 डेल जी नोट 2. डेल जी नोट 3 को हम लिखेंगे माइनस एन एफ ई नोट 3 माइनस एन एफ ई नोट 1 माइनस एन एफ ई नोट 2. एंड ओवरऑल रिएक्शन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए हैं, 2. तो यहाँ पर 2 ऑफ ई नोट 3 ही क्या है, ई नोट सेल. तो इसको लिख लिया हम ई नोट सेल जो हमें कैलकुलेट करनी है. एन की वैल्यू फर्स्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी 2 है, तो -2 ऑफ ई नोट वैल्यू हमें फर्स्ट रिएक्शन में ई नोट वैल्यू की क्या दी गई है 0.5 वोल्ट. सेकंड रिएक्शन में एन कितने हैं 2 ऑफ ई नोट वैल्यू कितनी दी गई है 0.3. तो -2 ऑफ यहाँ से कॉमन लेंगे, -2 ऑफ कॉमन लेंगे तो 2 ऑफ से 2 ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. यहाँ पर क्या बच गया, ई नोट सेल और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2 ऑफ से 2 ऑफ कैंसिल आउट किया 0.5 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.8 वोल्ट. तो आप ये ना समझे कि जब रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमें ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन या रिडक्शन हाफ इक्वेशन दी गई है उन दोनों की ई नोट वैल्यू को जोड़कर या माइनस करके हम क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की ई नोट वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पर ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है. यहाँ पर नेट जो बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं. सिर्फ हमारे पास क्या बचती हैं, ई नोट वैल्यूज बचती हैं. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हाफ इक्वेशन दे रखी है तो फिर हम उनकी ई नोट को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके नेट रेडॉक्स रिएक्शन की ई नोट वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम ई नोट सेल निकालने के फॉर्मूले में यूज करते हैं. लेकिन अगर हमें सारी रिएक्शन सेम टाइप की, 2 या 2 से ज़्यादा सेम टाइप की ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन दे रखी हो, सारी रिडक्शन रिएक्शन दे रखी हो, देन हम डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन में उनको जोड़ के जो नेट रिएक्शन आएगी उसकी ई नोट वैल्यू या ई वैल्यू जो होगी वो उनके सभी रिएक्शंस के ई नोट के सम के इक्वल नहीं आएगी. फिर हमें डेल जी को सम करना पड़ेगा.
Now we take the relationship between E cell and E node cell. Relation between E cell and E node cell, और इसी को हम कहते हैं नरस्ट इक्वेशन। नरस्ट इक्वेशन बोर्ड के अंदर नरस्ट इक्वेशन में से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड ई नोड सेल, ई सेल और ई नोड सेल के बीच में जो रिलेशनशिप आएगी, जो इक्वेशन आएगी, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं नरस्ट इक्वेशन। तो ई सेल और ई नोड सेल क्या क्या है? ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल, जनरल सेल पोटेंशियल या नॉर्मल सेल पोटेंशियल हम इसको बोलते हैं। नॉर्मल सेल पोटेंशियल, दो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर हम मेजर करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ई नोड सेल। किसी भी अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ई सेल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक डेल जी और डेल जी नोट के बीच में रिलेशनशिप आती है। तो जो डेल जी है, डेल जी इक्वल टू क्या होती है? डेल जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 ऑफ क्याउ। क्याउ क्या है? रिएक्शन क्यूसेंट, रिएक्शन क्यूसेंट है। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में आती है डेल जी और डेल जी नोट के बीच में। फिक्स वैल्यू क्या होती है? डेल जी नोट, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, ये फिक्स वैल्यू होती है। और अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो डेल जी है वो -NF ई सेल के इक्वल होती है, और जो डेल जी नोट है वो क्या होगी? -NF ई नोट सेल के इक्वल। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते तो डेल जी क्या हो जाएगी? -NF ई सेल, और डेल जी नोट क्या हो जाएगी? -NF ई नोट सेल प्लस 2.303 RT log 10 of reaction quotient divide by -NF on both side. Divide by -NF on both side we get E cell, -NF से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, -NF एंड -NF। हमारे पास क्या आ गया? E cell इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log 10 of reaction quotient, and this equation is known as Nernst equation. This equation is known as Nernst equation. If you put the values of R, T and F, N is the variable, it vary from reaction to reaction, and net electron involved in redox reaction. किसी भी redox reaction में जितने net electron involved होते हैं वो होता है, और ये reaction to reaction क्या होगा? वेरी करेगा। तो ये तो वेरिएबल है। R जो होता है, R की वैल्यू हमारे पास होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड T इज ऑलवेज टेकन 25 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड सिलेबस हो या फिर हमारे पास नीट IIT के न्यूमेरिकल्स हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही सेल्स की फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल हमें दिए जाएंगे। टेम्परेचर यानी कि केल्विन में पुट करेंगे 298 केल्विन, और अब की वैल्यू है आपको पता है 96500 कूलम। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ R, T एंड F, देन वी ऑब्टेन E cell. E cell is equal to E नोट सेल माइनस, इन सब की वैल्यू पुट करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.0591 अपॉन एन log 10 of reaction quotient. This is the relationship between E cell and E नोट सेल। अब हमारे पास जो रिएक्शन क्वोशिएंट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो E सेल पर पड़ेगा, E नोट सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। E नोट सेल क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये। तो E नोट सेल तो हमारे पास क्या रहेगी? E नोट सेल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। चेंज कौन होगा? E सेल। E सेल के ऊपर ही रिएक्शन क्वोशिएंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, क्यों चेंज होगा, और क्यों चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, ई सेल। अब हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं, हमें पता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव, जिन रिएक्शन की डेल जी वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होगा, जो रिएक्शन विच टेक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो रिएक्शन बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हो जाए। अब जैसे इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं इस मार्कर को ये गिरा रही हूँ तो ये अपने आप नीचे आ रहा है, तो ये इस मार्कर का नीचे आना क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट अगर इस मार्कर को मैं वापस ऊपर लेके जा रही हूँ, वापस ऊपर लेके जा रही हूँ, तो इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, जस्ट दोनों एक रिवर्स रिएक्शन है ना। तो ये जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाना तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है कि जैसे हमारे पास ए टू बी, सपोज करो इसकी जो डेल जी है वो हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ए का बी में कन्वर्ट होना, डेल जी पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डेल जी का साइन वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन लें बी टू ए, तो उसकी डेल जी तो नेगेटिव आएगी ना। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस की डेल जी पॉजिटिव है, यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी प्रोसेस ओवरऑल प्रोसेस ही क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस की डेल जी पॉजिटिव आएगी तो बैकवर्ड प्रोसेस की डेल जी उतनी ही आएगी बट नेगेटिव आएगी। बैकवर्ड प्रोसेस तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी बोली जाती है ये एक टाइप की प्रोसेस की बोली जाती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और वाइस वर्सा होगा। फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस होगी तो बैकवर्ड मस्ट भी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल जी की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस की जो स्पॉन्टेनिटी है वो हम किससे पता लगाते हैं, डेल जी, डेल जी नोट से नहीं पता लगाएंगे, डेल जी नोट से स्पॉन्टेनिटी पता नहीं लगाएंगे। डेल जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अभी हमें रिलेशनशिप पता है कि डेल जी जो होती है वो माइनस एन ऑफ ई सेल के इक्वल होती है। तो डेल जी नेगेटिव होगी तो ई सेल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ई सेल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो अगर हम ई सेल, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकाल लेंगे। तो ई सेल अगर पॉजिटिव आ गई, इट मीन डेल जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, इट मीन गिवन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए कमिटमेंट करेंगे हम, ये फॉरवर्ड प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो सेल करंट प्रोड्यूस करेगी। मैं आपको ये बता दूं, अगर तुम्हारे पास किसी भी केस में ई सेल, सपोज करो तुमने क्या किया, ई सेल क्या निकाल लिया तुमने, नेगेटिव आ गया तुम्हारे पास, तो ई सेल नेगेटिव आ गया तो उसकी डेल जी कैसी आ जाएगी, फिर डेल जी पॉजिटिव। इसका मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस, जैसे कि हमारे पास यही प्रोसेस है ए से बी, इसकी डेल, हमारे पास ई सेल आ गई, हमने इस फॉर्मूले से निकाला ई सेल और वो नेगेटिव आ गई, ई सेल नेगेटिव आएगी तो डेल जी कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो क्या हमसे ये पूछ लिया जाए क्या सेल करंट प्रोड्यूस करेगी। अब प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या अब केमिकल रिएक्शन रुक गई तो क्या अब सेल करंट प्रोड्यूस करेगी, अब भी सेल करंट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ई सेल नेगेटिव आने का मतलब और डेल जी पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होगी। बैकवर्ड प्रोसेस तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, इसकी ई सेल पॉजिटिव और डेल जी क्या आएगी, नेगेटिव। सेल अब भी करंट प्रोड्यूस करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, सेल करंट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ई सेल से स्पॉन्टेनिटी का कमिटमेंट हम कर देंगे, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो कमिटमेंट हम किसका कर रहे हैं, फॉरवर्ड का। बट अगर किसी भी सेल की ई सेल तुम्हारे पास क्या आ जाए, ई सेल नेगेटिव आ जाए और उसकी डेल जी पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, सेल मस्ट प्रोड्यूस करंट बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। बैकवर्ड रिएक्शन तो होती रहेगी ना, बैकवर्ड प्रोसेस होती रहेगी, तो सेल ऑल्सो प्रोड्यूस द करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सेल अभी भी करंट प्रोड्यूस करेगी। इसको और डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, इसके भी आपके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको करवा देती हूँ इसके भी।
हमने जो अभी नस्ट इक्वेशन की थी उसके भी आपके ऊपर हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमें एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। सेल की रिप्रेजेंटेशन है A3 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। The concentration of ion present in oxidation half cell is 0.1 molar and concentration of ion present in reduction half cell is 0.01 molar. अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती देन ये स्टैंडर्ड स्टेट होती, बट यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड को पुट कर रखा 0.1 मोलर और 0.01 मोलर, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन में पुट नहीं कर रखा। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन में पुट कर रखा होता तो ये कौन सी कंडीशन होती, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है और उसका डिफरेंस हमारे पास क्या आता, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो वो हमसे ई सेल निकालने के लिए नहीं बोलता। तो अब सबसे पहले अब हमने इन दोनों की एसओपी वैल्यूज और एसआरपी वैल्यूज दी गई है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसकी ये हमें क्या दी गई है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू 0.7 वोल्ट और ये हमें दी गई है रिडक्शन हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.4 वोल्ट। तो ये डाटा देके हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट ई नोट सेल। सबसे पहले हमें ई नोट सेल निकालनी है। ई नोट सेल क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। तो ई नोट सेल हम क्या निकाल सकते हैं, एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड, या हम ये भी निकाल सकते हैं, चलो यहीं से निकाल लेंगे, आपको आते हैं ये फॉर्मूले। एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड। एसओपी एनोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, देख लेते हैं। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी दी गई है, तो ये पुट कर दी हमने डायरेक्ट 0.7 वोल्ट। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड हमारे पास ये है, बट ये जो वैल्यू दी गई है हमें ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दी गई, ये एसओपी नहीं दी, ये एसआरपी दे रखी है। तो एसआरपी दे रखी है तो इसको एसओपी में कन्वर्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो है एसआरपी, तो एसओपी क्या हो जाएगी -0.4, -0.4 यहाँ पर पुट करोगे, माइनस ऑलरेडी लगा -0.4, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो ये तो आ गई ई नोट सेल। उसके बाद कह रहा है ये में राइट नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। अब नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेंगे, रिडक्शन हाफ सेल लिख लेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, A3 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन आ गई। रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं, B2 पॉजिटिव बाय टेक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2A प्लस 3B 2 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B। दिस इज नेट सेल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन लिखते दौरान नेट सेल रिएक्शन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ, 6 का हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल आउट किया है, तो हमसे अगर अन की वैल्यू पूछ रहे तो अन की वैल्यू क्या आएगी 6। नेक्स्ट इक्वेशन लिखते दौरान अन की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। नेट सेल रिएक्शन के दौरान जो टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल आउट करते हैं वो क्या होंगे, अन होंगे। अन की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो रिएक्टेंट साइड है वो आयंस कौन से रहेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन के आयन रहेंगे रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के जो कटायंस रहेंगे, आयन अगर कटायन हो तो ही रहेंगे किस साइड रहेंगे, ये प्रोडक्ट साइड। इन आयंस की कंसंट्रेशन B2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 मोलर और A3 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है राइट द ई सेल। ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल का कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन क्या आई थी, ई सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन अन log 10 ऑफ रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट लिख लेते हैं हम इसका। रिएक्शन क्यूसेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में B जो है वो सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी आ जाएगी 1, रिएक्टेंट में भी A सॉलिड है इसकी एक्टिविटी आ जाएगी 1। सो वी हैव टू राइट द कंसंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव आयन, concentration of A3 positive ion and it raised to power 2 stoichiometric coefficient, and concentration of B2 positive ion is concentration of B2 positive ion and it raised to power 3 because 3 is stoichiometric coefficient। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने लिख लिया। ई सेल हम निकालेंगे।
डाटा वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। इनोड सेल हमारे पास कितनी आई थी, 1.1 वोल्ट आई थी, ये 1.1 वोल्ट, 0.0591 अपॉन अन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6 log 10 ऑफ रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास A3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.1, हमें दे रखी है 0.1 एंड इट्स पावर हो जाएगी 2 अपॉन B2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.01 और इसकी पावर कितनी है 3। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी ई सेल, और ई सेल आने के बाद अगर ये ई सेल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और ई सेल की वैल्यू अगर आएगी नेगेटिव तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट करंट के लिए हम कमिटमेंट इसमें नहीं करेंगे। इवन अगर ई सेल हमारी नेगेटिव आएगी तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि ई सेल अगर हमारी क्या आ जाएगी नेगेटिव भी आ गई तो फॉरवर्ड प्रोसेस ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ना, बैकवर्ड प्रोसेस तो क्या होगी स्पॉन्टेनियस, और करंट फिर भी सेल प्रोड्यूस करती रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन और इसका एक एग्जांपल। अभी मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन के असाइनमेंट सेंड करूँगी, वो आपको सोल्व करने हैं आज में।